ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ संचिता, आपकी कॉमर्स टीचर। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ चैप्टर 6, द डे 1 कंटेंट ऑफ चैप्टर 6, जिसका नाम है सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम की स्थापना। अगर आपने मेरे पहले इसके पिछले वीडियोस को भी अगर आपने देखे होंगे तो हम लोग उस समय चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, विच वाज सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी पहले तो उपक्रम का सिलेक्शन करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो पहले एक एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना होता है कि वो किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करेगा। वो डिसाइड हो जाने के बाद वो डिसाइड ये करेगा कि उसके एंटरप्राइज को किस तरह के एंटरप्राइज को सेटअप करना है, द टाइप ऑफ एंटरप्राइज एंड रिलेटेड इश्यूज। उसके बाद अब हम लोग 6 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। एक बार ये डिसाइड हो जाए कि किस तरह के एंटरप्राइज को सेटअप करना है, देन द एंटरप्रेन्योर विल डिसाइड अबाउट हाउ टू सेटअप एन एंटरप्राइज। जो नोट्स का लिंक है रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एज यूजुअल। You'll be finding the notes, link for the notes in all of my videos in the description box for your reference, so that you can refer to it later on for your studies. किसी भी तरह के क्वेरीज या डाउट्स होंगे, यू विल बी आस्किंग दैट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर बैक टू यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, विच इज सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, 12th स्टैंडर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 6। After selection of the enterprise, the decision regarding when and where the enterprise is to be set up has to be taken. अभी मैंने यही बात बोला कि पहले तो एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड कर लेना है कि उसका एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर, मॉडल, फॉर्मेट कैसा होगा। वो डिसाइड हो जाने के बाद, वो सिलेक्शन कर लेने के बाद, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड रिगार्डिंग व्हेन एंड वेयर द एंटरप्राइज इज टू बी सेटअप। यानी कैसे, कब और कहाँ ये एंटरप्राइज सेटअप होगा। ठीक है, तो वेयर विल द एंटरप्राइज बी सेटअप, व्हेन विल द एंटरप्राइज बी सेटअप, यानी कहाँ ये सेटअप होगा, लोकेशन, ये हो गया लोकेशन के बारे में डिसीजन। उसके बाद ये डिसाइड करना है कि व्हेन विल द एंटरप्राइज बी सेटअप, यानी किस समय, किस टाइम फ्रेम में एंटरप्राइज को आपको सेटअप करना है। हाउ विल द एंटरप्राइज बी सेटअप, यानी द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, ये कैसे किया जाएगा। एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एंटरप्राइज, यानी स्मॉल स्केल होगा या फिर लार्ज स्केल एंटरप्राइज होगा। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज 4 factors, the entrepreneur has to decide when and where the enterprise has to be set up. तो कुछ फैक्टर्स को यहाँ हम लोग कंसिडर करके ही एक एंटरप्रेन्योर को आगे डिसाइड करना होता है कि एंटरप्राइज को सेटअप कब और कैसे करना है। ठीक है, द फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम की स्थापना से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। तो उपक्रम की अब स्थापना होने वाले स्टेज पे एंटरप्रेन्योर पहुंच गया है, तो अब स्थापना करने से पहले उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के उनका अरेंजमेंट कर लेना है। सबसे पहले तो द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर लेबर, जिसको मैन हम लोग कहते हैं, यानी श्रम। तो लेबर के बिना कोई भी काम अधूरा हो जाएगा। ऑल द रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हम लोग जानते हैं कि लेबर के बिना कोई और संसाधन को हम लोग मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी और संसाधन को काम में लगाने के लिए मानव संसाधन का होना बहुत आवश्यक है, यानी लेबर या मैन का होना बहुत आवश्यक है। उनके बिना कोई भी और संसाधन या रिसोर्सेज काम में नहीं आ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स, जिस भी तरह के लेबर्स एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, उसका अरेंजमेंट उसको करना है। देन देयर हैज़ टू बी अ मैनेजमेंट टीम, एक मैनेजमेंट टीम होना चाहिए, एक प्रबंधकीय संगठन होना चाहिए जो कर्मचारियों को रिक्रूट करेंगे, उनका जो भी रिलेटेड इश्यूज़ है वो सारा हैंडल करेंगे। प्लांट एंड मशीन को ठीक तरह से चला सकें, इसलिए लेबर और मेन जो भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेन कौन करवाएगा, उसके लिए भी प्रशिक्षण देने वाले भी लोग होने चाहिए। मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरण करने के लिए भी मैनेजमेंट का एक टीम होना चाहिए। ये सारे हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड टू अ बिजनेस। तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को पहले एक एंटरप्रेन्योर को अरेंज कर लेना पड़ेगा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो मैनेजमेंट का टीम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हो, चाहे वो लेबरर्स हों, सारे लोगों को अरेंज पहले कर लेना होगा बिफोर द सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी होंगी या जिसका अरेंजमेंट कर लेना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर को, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स। वेरी वेरी बेसिक अरेंजमेंट
कच्चा माल का अरेंजमेंट तो आपको करना ही करना है, बिकॉज विदाउट रॉ मटेरियल्स देयर कैन नॉट बी एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ये तो पता ही है आपको। तो कच्चा माल का, किस तरह का कच्चा माल चाहिए, किस तरह का रॉ मटेरियल्स आपके बिजनेस को चाहिए, आपके अपने बिजनेस के मॉडल को या उसके काम को या उसके प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट पहले ही कर लेना है, उसके सप्लाई को इंश्योर कर लेना है। यू हैव टू इंश्योर दैट द रॉ मटेरियल्स आर सप्लाइड कंटिन्यूसली टू द बिजनेस एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर नॉट हैम्पर्ड। ओके, अगर सप्लाई किसी तरह से डिसकंटिन्यू हो जाता है तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, प्रोडक्शन लेट हो जाएगा, तो प्रोडक्शन लेट हो जाएगा तो मार्केट में सेल करने का जो टाइम है वो आपका चला जाएगा। तो लाइकवाइज योर बिजनेस विल सफर लॉसेस, आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो आपको पहले ये इंश्योर कर लेना है कि रॉ मटेरियल्स का लगातार कंटिन्यूस सप्लाई आपके बिजनेस पे मेंटेन रहे। द थर्ड फैक्टर दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड इज द प्लांट, द प्लांट स्ट्रक्चर, यानी संयंत्र उपकरण जो भी एक प्लांट में चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ये देख लेना है कि किस तरह का टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, किस तरह के मशीनरी वगैरह आपके बिजनेस में आप यूज़ करेंगे, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीनरी इज़ नीडेड, कितना क्वांटिटी चाहिए मशीनरी का, कितने सारे मशीन्स चाहिए, उनको चलाने वाले लोग भी आपने पहले डिसाइड कर लिया, अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो संयंत्र उपकरण ये सब की का क्या मूल्य है, आपके पास उतना फाइनेंस है या नहीं है, आप बिजनेस में किस तरह का मशीनरी वगैरह लगाना चाहते हैं, प्लांट को किस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, सारी अरेंजमेंट आपको बिजनेस के एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने से पहले, यानी बिजनेस के यूनिट को एस्टैब्लिश करने से पहले ये सारे अरेंजमेंट्स आपको कर लेने होंगे। ठीक है, काम शुरू हो जाने के बाद या प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाने के बाद आप ये सब अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, पहले से आपको अरेंज करना है, तभी आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं या अपने एंटरप्राइज को सेटअप कर सकते हैं। देन देर इज़ फाइनेंस या मनी, जिसको मुद्रा या वित्त कहते हैं। तो एज वी ऑल नो, फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, सर्वाइव क्या, कोई बिजनेस लॉन्च ही नहीं हो सकता है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस का कोई मीनिंग ही नहीं होता, कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सो दैट इज़ वाई फाइनेंस इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जीवन रक्त कहा जाता है वित्त को या फाइनेंस को, किसी भी व्यापार या बिजनेस का। तो पूंजी की व्यवस्था तो सबसे पहले कर लेनी होगी किसी भी एंटरप्रेन्योर को। फाइनेंस चाहिए, बिना फाइनेंस के ना आप लेबर ला सकते हैं, ना रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं, ना प्लांट का सेटअप कर सकते हैं, ना ही प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं। तो विदाउट फाइनेंस द बिजनेस विल नॉट इवन कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जितना भी फाइनेंस चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर को उस फाइनेंस को पहले ही अरेंज करने का सारा इंतज़ाम करके रखना होगा। देन देर इज़ मार्केट, जिसको हम लोग बाजार कहते हैं। मार्केट रेफर्स टू द टारगेट मार्केट, आपके प्रोडक्ट को किस मार्केट को आप टारगेट करके लॉन्च कर रहे हैं, वो हो गया आपका टारगेट मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में आपको देखना है, अंदाज़ा लगा लेना है। देयर हैज़ टू बी अ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फोरकास्टिंग डन बाय द एंटरप्रेन्योर कि आपके प्रोडक्ट का, जिस भी मार्केट को आप टारगेट मार्केट लेकर चल रहे हैं, उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट का किस तरह का डिमांड रहेगा। बिकॉज जैसे भी कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाता है या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को करता है, तो पहले ये अंदाजे पे ही किया जाता है, यानी एक तरह से फोरकास्टिंग करके ही किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कितना डिमांड मार्केट में होगा ये कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर पहले से नहीं जान सकता। ठीक है, देयर हैज़ टू बी एन ओवरऑल, एक ओवरऑल से एक अंदाज़ा लगाकर, अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा लगाकर उसको एक्टिविटीज़ को आगे चलाना पड़ता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को। फिर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है या सप्लाई होता है, देन फिर लोग उसको खरीदते हैं। तो एक लगभग सा अंदाज़ा लगा लेना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट का आपके बाज़ार में कितना डिमांड रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो गया और आपका उत्पादन या प्रोडक्शन कम हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपके बिजनेस में लाभ की कमी हो जाएगी, यानी प्रॉफिट्स कम होने लगेंगे बिजनेस में। उसका उल्टा या उसके ऑपोजिट कंडीशन में अगर ऐसा हो गया कि मांग की तुलना में आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, यानी आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया और मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट का, तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। आपका प्रोडक्शन खर्चा बढ़ गया लेकिन उतना प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो दोनों कंडीशन को आपको अवॉइड करके चलना है एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इफ़ एन एंटरप्रेन्योर, ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन दोनों ही हानिकारक होते हैं, तो दोनों से ही बच के चलना है, एक अप्रॉक्सीमेट सा अंदाज़ा लगा कर चलना है। ठीक है,
तो मार्केट को फिर फोकस करना है, सॉरी। देन देर इज प्लेस या लोकेशन, जिसको स्थान कहा जाता है। प्लेस लोकेशन किस चीज़ का? आपके एंटरप्राइज को जहाँ आप सेटअप कर रहे हैं उस जगह में वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कम्युनिकेशन कैसा है, सिक्योरिटी वगैरह, सड़क, रास्ता, रोड वगैरह सब कुछ अच्छा है या नहीं, ये भी आपको देख लेना है। क्योंकि सिर्फ एंटरप्राइज को आपने लगा दिया या फैक्ट्री को कहीं सेटअप कर दिया, प्रोडक्शन चालू कर दिया, वैसा नहीं आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि जिस लोकेशन में आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस लोकेशन में सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने चाहिए फॉर योर बिजनेस टू थ्राइव एंड सर्वाइव इन दैट लोकेशन। क्योंकि आपको बिजनेस एक दिन के लिए नहीं करना है, एक बार करके ख़त्म नहीं करना है। योर बिजनेस हैज़ टू सर्वाइव इन दैट लोकेशन। तो उस लोकेशन में अच्छी तरह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, ये भी आपको देख लेना है। प्रोडक्शन आपने कर लिया, सामान आपने बनवा लिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपके गोडाउन में रह के ख़राब हो जाएंगे। तो लाइकवाइज आपको देख लेना है कि जिस एरिया में आपने अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने का डिसीजन लिया है, इन दैट एरिया ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आर वेल अवेलेबल और नॉट। देन वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। निर्माण प्रक्रिया को भी पहले एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड कर लेना होता है कि उसके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे वो किस प्रोसीजर से होंगे, यानी किस प्रोसेस को फॉलो करके मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, ये पहले ही डिसाइड कर लेना है। ठीक है, उत्पादन चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या होगा। पहले से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चलता रहे। देन वी हैव प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द लास्ट फैक्टर दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर while establishing an enterprise is the project report। ये क्या होता है? प्रोजेक्ट प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट को लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उसका एक एक माइन्यूट डिटेल्स एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंशनड होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू योर बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस का ओनर कौन है, बिजनेस का लोकेशन क्या है, कितना फाइनेंस बिजनेस में लगाया जा रहा है। बेसिकली एवरी सिंगल डिटेल इज मेंशन इन अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक आवेदन पत्र लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन लिखा जाता है। उसके साथ साथ जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे आप अपने बिजनेस को, एक एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने जाता है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी वहाँ मांगा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी पहले से रेडी करके रख लेना है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दीज डिटेल्स। यानी ये सारे जो डिटेल्स यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ने एस्टैब्लिशमेंट, अपने एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने से पहले जो सारे चीज़ों का डिसीजन लिया है, वो सारे डिटेल्स इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करके आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना है, जहाँ पे आपके एंटरप्राइज का या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक ऑल द फैक्टर्स आर नाउ क्लियर टू यू। जो भी फैक्टर्स को कंसिडर करके एक एंटरप्राइज या एक उपक्रम को स्थापित किया जाता है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ये सारे फैक्टर्स को आप एक बार अच्छे से वापस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। The notes, the link for the notes will be provided in the description box as usual. I hope the topic is clear to you now. और मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा, आई गेस। मैं समझा पा रही हूँ आई थिंक आप लोगों को टॉपिक। So let's wrap up for today. We'll again meet for the next class with a new topic. Till then, all of you take good care of yourself and have a nice time.